हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है क्लास 11th केमिस्ट्री में, जहां पर चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हमारा अभी तक चल रहा है। और आज हम लोग करने वाले हैं वैलेंस बैंड थ्योरी। तो इसमें छोटे छोटे तरीक़ों से हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे और हर बार आप लोगों को जो भी बात यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसे एक्सप्लेन करूँगा और उसे आप अच्छे तरीके से समझेंगे। थोड़ा सा ये टॉपिक ऐसा जाएगा कि आपको एक ही बार में चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। 4 से 5 बार, 4 से 5 बार आप चीज़ों को देखोगे, एनालाइज करोगे, तब आपको ये टॉपिक धीरे धीरे एक स्टेबल स्टेट आपके माइंड में बनाएगा। टॉपिक डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन चीज़ें कुछ ऐसी हैं जिन्हें 1 या 2 बार में समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि इस थ्योरी को किन्होंने इंट्रोड्यूस किया, किसने इसके बारे में शुरुआत की। तो 2 नाम हैं, हिटलर एंड लंदन। और 1927 मतलब ये थ्योरी 1927 में ओरिजिनेट हुई और इसको डेवलप किया पॉलिंग एंड अदर्स। यानी कि जैसे आप एक कहते हैं ना कि अपन एक चीज़ बना दी, जैसे मार्कर बनाया, तो किसी ने सबसे पहले आइडिया डेवलप किया होगा, फिर उसको बनाया, फिर मॉडिफिकेशन होता 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 आज ये हमारे पास ये मार्कर की फॉर्म है। तो ऐसे ही एक इंट्रोडक्शन दिया और फिर उसको डेवलप किया, और भी बहुत सारे नाम होंगे नो डाउट, बट जितना हमारी बुक में है उतना हम लोगों ने नोट किया। तो पहली बात तो इंट्रोड्यूस किसने किया और डेवलप किसने किया, ये बात हमारी ये ख़त्म हो गई। बेसिक सी चीज़ है जो मतलब एग्ज़ाम में तो नहीं पूछी जाती, लेकिन जो शुरुआत है वो तो हमें यही करनी होती है कि कब किसी चीज़ का जन्म हुआ। आगे करते हैं। नेक्स्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या चीज़ है कि ये थ्योरी किस किस चीज़ पर बेस्ड है। तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे हैं। इन 5 पॉइंट्स के बेसिस पर ही ये थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया है। पहला पॉइंट है एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपको पता है, सेकंड चैप्टर में आपने पढ़े थे SPDF, ये सब शेल थे। उसके बाद जैसे कि आपको पता है S में 1 ऑर्बिटल होता है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं और F में 7 ऑर्बिटल होते हैं। तो मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर बेस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे आपने किसी भी एलिमेंट का लिखा कि पहले इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में आएगा, फिर कैसे मूव करेगा, 1s 2s 2p 3s, ये आपने सेकंड चैप्टर में जो कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी उसकी नॉलेज पे बेस्ड है। तीसरा है ओवरलैपिंग क्राइटेरिया ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये चीज़ नहीं है। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है कि 2 एटम्स हैं और उनके जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके कुछ पार्ट उनका एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो जाता है, यानी मिक्सिंग हो जाता है, उसके बारे में भी बात होगी। हाइब्रिडाइजेशन, ये एक बिल्कुल अलग टॉपिक है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से अलग भी पढ़ा जाएगा आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। तो इसमें क्या होगा, एक ही एटम के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में मिक्सअप होके नए ऑर्बिटल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ध्यान रखिए, यहाँ पर तो 2 अलग अलग एटम्स की बात हो रही है, यहाँ पर एक ही एटम के ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। सब कुछ करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार बात क्या हो रही है। फिलहाल तो सिर्फ आपको ये नोट करना है कि इस थ्योरी में क्या क्या चीज़ें हैं। और लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन। वेरिएशन आपको पता ही है, चेंजेस, और सुपरपोजिशन मतलब एडअप या डिफरेंसेस के बाद क्या हमारे पास रिजल्ट बनता है। खैर, इसका जो थ्योरी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो कहता बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में तो नहीं जा पाएंगे इस लेवल पर, तो इसीलिए हमें हल्का फुल्का ट्रीटमेंट दिया हुआ है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कि कैसे क्या चीज़ है। तो कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है, सिर्फ क्वालिटेटिव, यानी कि सिर्फ बताया गया ही कितना हो सकता है, कैसे होता है, कोई इक्वेशन इसमें इन्वॉल्व नहीं की एज़ पर सिलेबस। तो हमें भी उसी के अकॉर्डिंगली इसको पढ़ना है। तो यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैं अगर कहूँ एक बहुत ही वाइड कंसेप्ट है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन हमारे पास जो इसका पार्ट है
वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा करके हमें दिया हुआ है और सिंपल सी बातें ही हैं, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बातें नहीं है। लेकिन क्योंकि ये चीज़ें अपने आप में थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसीलिए जितना पार्ट हमारी बुक में है वो भी थोड़ा सा अपने आप में कॉम्प्लेक्स बन जाता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने के लिए हम लोगों को उन्होंने पहले एक मॉलिक्यूल, जो सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है। मतलब इसके थ्रू वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। देखिए क्या चीज़ है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं, ए एंड बी, और ये दोनों एटम्स अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होंगी तो इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं है, ना ही अट्रैक्शन ना रिपल्शन। लेकिन जब इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया, एक दूसरे के पास आए, तो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों फोर्सेस इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में बताया है। आप देख सकते हो दो लाइंस यहाँ पे डॉटेड हैं और दो लाइंस यहाँ पर सॉलिड हैं। जो लाइंस डॉटेड हैं वो तो हैं ओल्ड फोर्सेस, मतलब ये पहले भी थी, इनके एक दूसरे के अप्रोच करने से पहले भी थी। और जो सॉलिड लाइन में है वो नई फोर्सेस हैं। ये वो फोर्सेस हैं जब तब बनी जब एटम्स हाइड्रोजन की दोनों एक दूसरे के पास आए। अब देखिए, हाइड्रोजन की एटम का ये न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज और ये हाइड्रोजन की एटम ए का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में ऑटोमेटिकली सी बात है अट्रैक्शन होगी। न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है और ये फोर्स इसके पास पहले भी थी जब ये दूसरी हाइड्रोजन के एटम के पास नहीं आया था। इसलिए इन दोनों के बीच मैंने डॉटेड लाइन बना दी और ये ओल्ड फोर्स है। एरोज एक दूसरे की तरफ है, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को। इसी तरीके से ये हाइड्रोजन की बी एटम का न्यूक्लियस और इसका इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और ये कौन सी फोर्स है, ये भी डॉटेड यानी कि ओल्ड फोर्स है। यानी कि इतना अरेंजमेंट तो इनके एक दूसरे से आने से पहले भी था। लेकिन जब ये एक दूसरे के अप्रोच किया तो दो नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बन गई। क्या बनी? हाइड्रोजन की बी एटम के न्यूक्लियस ने हाइड्रोजन की ए एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया। बात सही है? अगर आप इसको सिंपली वे में बनाओ, ये मेरे पास पहली एटम हो गई हाइड्रोजन की न्यूक्लियस और ये उसका इलेक्ट्रॉन, ये मेरे पास हाइड्रोजन की दूसरी एटम हो गई और ये उसका इलेक्ट्रॉन हो गया, नेगेटिव और ये नेगेटिव। अब ये जो पॉजिटिव है ए का, वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव। सिमिलरली ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, तो वही हमने भी दिखाया हुआ है, मतलब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव का कंसेप्ट है, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन बन रहा है। और ए का न्यूक्लियस और बी का इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में भी एक नई अट्रैक्शन बन रही है। ये तब बन रही है जब हाइड्रोजन की दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, क्योंकि ये पहले प्रेजेंट नहीं थी। जब एटम्स आपस में पास आई तब बनी, इसलिए इसको सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया और इसको नाम दिया न्यू फोर्सेस। और ये चार फोर्सेस क्या हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, जब हाइड्रोजन की दो एटम्स पास पास आ रही हैं। अब अगर अट्रैक्शन है तो रिपल्शन भी होगी। तो अब हम लोग डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर, इसको आप इरेज कर देते हैं कि किस तरीके से जब दो हाइड्रोजन की एटम्स एक दूसरे के पास आई तो कुछ रिपल्शन की फोर्सेस भी बनी। ओके, तो रिपल्शन दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ये हाइड्रोजन की दो एटम्स के न्यूक्लियस हो गए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो इसीलिए इनके एरो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक दूसरे की तरफ है और यहाँ पर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी तरीके से हाइड्रोजन की ए एटम का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन की बी एटम का इलेक्ट्रॉन,
ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इनके एरोज भी दूर जा रहे हैं। अब ये दोनों लाइंस सॉलिड लाइंस हैं क्योंकि जब ये एटम्स दूर दूर थी तब तो इनके पास कोई रिपल्शन था ही नहीं, एक न्यूक्लियस था और एक इलेक्ट्रॉन था, तो सब में अट्रैक्शन थी। लेकिन जब ये पास आई तो नई फोर्सेस जो बनी है वो रिपल्शन वाली फोर्सेस बनी है, इसलिए दोनों की लाइन सॉलिड है। और पहले कोई भी रिपल्शन नहीं था जब ये इंडिविजुअल अलग अलग थे, दूर दूर थे, तो इसलिए कोई भी आपको डॉटेड लाइन नहीं मिल रही जो रिपल्शन को रिप्रेजेंट करे। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर अब मैं इसको सम अप करूँ कि मेरे पास जब दो हाइड्रोजन की एटम्स पास पास आई तो क्या हुआ, ये हमारे पास हाइड्रोजन ए का न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन है जिनका अट्रैक्टिव फोर्स पहले भी था, बाद में भी रहेगा। ये भी पहले भी था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच अट्रैक्शन, बाद में भी रहेगा। ये वाला और ये वाला, ये नई अट्रैक्शन फोर्सेस हैं। हाइड्रोजन एटम की ए का न्यूक्लियस दूसरी एटम के इलेक्ट्रॉन को और दूसरी एटम का न्यूक्लियस पहले के इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। और ये तो हो गया अट्रैक्शन वन, देख सकते हो 1 2 3 4 4 फोर्सेस है अट्रैक्शन की, दो नई दो पुरानी। और अगर मैं रिपल्शन की बात करूं तो न्यूक्लियस न्यूक्लियस के साथ और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर रहा है, रिपल्शन कर रहा है। तो ये रिपल्शन फोर्सेस हैं जब हाइड्रोजन की दो एटम्स आपस में पास आई हैं। तो हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी समझाने के लिए उन्होंने बहुत सिंपल एग्जांपल बताई है। हाइड्रोजन की दो एटम्स जब अप्रोच किया तो कुछ अट्रैक्शन है और कुछ रिपल्शन है। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। अब हमारे पास एक कर्व है एनर्जी, या फिर बेटर वे में बात करें पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बोल दीजिए, या फिर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कि न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस है हाइड्रोजन की दो एटम्स के बीच में। कर्व की बात हम लोग बाद में करते हैं, पहले जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं कि नई अट्रैक्टिव फोर्सेस, न्यू रिपल्सिव फोर्सेस, उसके बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो नई अट्रैक्शन वाली फोर्सेस हैं वो नई रिपल्शन फोर्सेस से ज़्यादा हैं। मतलब दो अट्रैक्टिव फोर्सेस तो पहले से थी, लेकिन जो नई अट्रैक्शन की फोर्सेस बनी हैं वो रिपल्शन फोर्सेस के कंपैरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ज़्यादा बड़ी थी। टू हाइड्रोजन एटम्स अप्रोच पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। जब हाइड्रोजन की दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो उनका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज यानी कि कम होता जाएगा, क्योंकि एटम्स पास आएंगी तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ रही है जैसे हमने बोला पहले पॉइंट में। और जब अट्रैक्शन बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो यानी एनर्जी यहाँ पे कम होनी शुरू हो जाएगी। और एक स्टेज पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। सिंपल सी बात है, अट्रैक्शन क्या करना चाहता है, एटम्स को पास लेकर आना चाहता है। रिपल्शन क्या करना चाहता है, एटम्स को दूर रखना चाहता है। तो आप क्या करोगे, जब आप उन एटम्स को पास लेकर आ रहे हो तो वो रिपेल भी करेंगे, अट्रैक्ट भी करेंगे, और एक स्टेज पे आके अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के बराबर हो जाएगी। उस स्टेज पर, उस पॉइंट पर जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा H2, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, मिनिमम। एंड एज यू नो, अगर एनर्जी मिनिमम है तो जो स्टेबिलिटी होगी इट विल बी मैक्सिमम। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। तो यानी कि एटम्स अप्रोच कर रही हैं तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर वो मैक्सिमम स्टेबल हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे उनके पास एनर्जी सबसे कम होगी। और ये वैल्यू कब है, जब हाइड्रोजन की एटम्स के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो 74 पिकोमीटर होगी, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। मान लो ये हमारे पास हाइड्रोजन की पहली एटम है, ये न्यूक्लियस हो गया,
और ये दूसरी एटम है। मैं अभी ओवरलैपिंग नहीं दिखा रहा हूँ, अभी सिंपली समझा रहा हूँ कि 74 किसको बोला गया है। तो ये न्यूक्लियस है दोनों का, और इनके बीच का डिस्टेंस जब 74 पिकोमीटर रह जाएगा तब इनके पास मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगी। और बॉन्ड एंथैल्पी इस स्टेज पर जो इनका बॉन्ड बनने वाला है उसको ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, 435.8 किलो जूल पर मोल। तो यानी कि जब 74 पिकोमीटर पर दोनों हाइड्रोजन की एटम्स आ जाएंगी एक दूसरे से तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। तो इसका मतलब ये भी हो गया ना कि अगर मैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को तोड़ना चाहता हूँ H+H में, तो मुझे 435.8 एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि ये H+H में ब्रेक हो जाए, इनका बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। तो जब हाइड्रोजन की दो एटम्स ने हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल बनाया हुआ है तब उनके पास कितनी एनर्जी है, 435.8 किलो जूल। तो ये पॉइंट पढ़ने के बाद अब मैं यहाँ पे आता हूँ कि अब मुझे ये समझाना और समझना आसान हो गया। 74 पिकोमीटर आप देख सकते हो, और यहाँ पर इसके कॉरस्पॉन्डिंग 74 पिकोमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो 435.8 है। अगर आप ये सोच रहे हो कि 0 से तो नीचे आ रहा है क्यों, तो बताना चाहूँगा कि एक्चुअली नेगेटिव है, क्योंकि जब भी एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता होगा एनर्जी जब भी रिलीज होती है तो वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक जो होता है एनर्जी वो नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं बाय साइन कन्वेंशन। तो इसलिए जब 74 पिकोमीटर हुआ तो मिनिमम एनर्जी हुई, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हुई, तो जो एनर्जी रिलीज है वो 435.8 होगा विद नेगेटिव, क्योंकि रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो इसके राइट साइड देखिए और उसकी लेफ्ट साइड देखिए, आप देखोगे जो एनर्जी की वैल्यू है वो इंक्रीज है। ये सबसे कम वैल्यू है, इससे नीचे वैल्यू नहीं आ पा रही, यानी ये सबसे छोटी वैल्यू है एनर्जी की, मिनिमम है। इसके लेफ्ट साइड भी ज़्यादा है और राइट साइड भी ज़्यादा है। तो मतलब क्या है कि अगर आप 74 पिकोमीटर से डिस्टेंस को बढ़ाओगे न्यूक्लियस के बीच में या कम कर दोगे तो रिपल्सिव फोर्सेस हैवी हो जाएंगी, तो उनकी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन यहाँ पर है। अब आप इसको समझ कह सकते हो कि ये क्यों हो रहा है कि इधर भी ऐसे है इधर भी ऐसे है, इन बिटवीन समवेयर ये चीज़ है। जैसे आप चाय बना रहे हो, एक गिलास आपने चाय बनाया और सपोज करो उसमें आपने देख लिया कि अगर आप 3 चम्मच चीनी डालते हो तो वो प्रॉपर उसके अंदर स्वीटनेस होती है जितनी आपको चाहिए। 3, अगर आप 3 से कम डालोगे, लेट मी से 2.5 चम्मच, तो वो चाय क्या हो जाएगी, वो चाय आपकी नज़र में कम मीठी है, चलो मैं फिक्की मान लेता हूँ। 2.5 चम्मच पे मुझे टेस्ट बहुत ही हल्का सा आ रहा है और मैं कह दूँगा कि ये चीनी, ये तो चाय फिक्की है। अगर मैंने 3.5 ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, उसमें चीनी ज़्यादा हो गई है, मिठास ज़्यादा हो गई है, तो जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उससे मैंने ज़्यादा डाल दी, तो उससे भी हमारा जो टेस्ट है चाय का वो प्रॉपर नहीं आएगा हमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब प्रॉपर 3 चम्मच चीनी डालेंगे तो हमें चाय की जितनी मिठास चाहिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो हमें प्रॉपर मिलेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे है, 74 पिकोमीटर एक प्रॉपर वैल्यू है जहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल प्रॉपर स्टेबल है। इसके ज़्यादा करोगे डिस्टेंस या उससे कम करोगे उसकी स्टेबिलिटी कम होने वाली है, क्योंकि देख सकते हो आप एनर्जी बढ़ रही है दोनों तरफ। ये 435.8 माइनस में है तो इधर भी लेस नेगेटिव होगी और इधर भी लेस नेगेटिव होगी, और यहाँ पे तो देखिए पॉजिटिव ही हो गया। मतलब अगर एक हद से ज़्यादा वो पास में आ जाएंगे तो रिपल्शन वाली फोर्सेस अट्रैक्टिव फोर्सेस को ओवरकम कर देंगी और वो एटम्स एक दूसरे से बल्कि दूर भागेंगी। और इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लीजिए आपकी, अगर डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा ही बड़ा कर देते हो, अगर आप उनको दूर दूर लेते जाओगे तो एक स्टेज पे वो इतनी ज़्यादा दूर हो जाएंगी कि ना वो अट्रैक्ट करेंगी ना रिपेल करेंगी। तो इसीलिए वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है कि मतलब ना अट्रैक्शन है ना रिपल्शन है। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ज़ीरो को क्रॉस कर गया
यानी कि हाईली पॉजिटिव यानी हाईली रिपल्शन, और जब जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा उतना ज़्यादा अट्रैक्शन भी बढ़ेगा, और वो 74 पिकोमीटर पे है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है विद रिस्पेक्ट टू इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और ये आप तीन चीज़ें देख रहे हो, ये हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं, जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उनके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं है, ये अलग है वो अलग है, इनका एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है। जब डिस्टेंस थोड़ा कम हो गया तो इनके बीच में हल्की सी अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन वो अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं है कि एक मॉलिक्यूल को बना सके। लेकिन जब ये डिस्टेंस आ गए 74, तो यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो ये ओवरलैपिंग है, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ कि इनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं कुछ पार्ट, और ये एक मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहे हैं। तो ये कहानी है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। और अब इसके बाद अब करते हैं आगे कि इससे आगे हमें हेल्प क्या मिलती है आगे। तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर करने वाले हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में क्या बोला गया है, फॉर्मेशन ऑफ कोवालेंट बॉन्ड, कोवालेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन बिटवीन टू एटम्स, जो दो एटम्स के बीच में हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन जो शेयर किए जा रहे हैं, रिजल्ट बाय पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो रही है, प्रेजेंट इन बैलेंस शेल, जो सबसे बाहर वाले शेल, आउटर मोस्ट शेल, जिसको यहाँ पे वैलेंस शेल का नाम दिया गया है, वहाँ पर प्रेजेंट है, हैविंग ऑपोजिट स्पिन्स, ये इंपॉर्टेंट है, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। आपने 4 क्वांटम नंबर्स की बात की थी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमथल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml और स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर आपको बताता था कि या तो आपका इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज। तो इन्होंने यहीं पे बोला है कि उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी जिनकी स्पिन ऑपोजिट हो। मतलब अगर हाइड्रोजन की हम लोग यहाँ पे दो एटम्स की बात करते हैं, ए और बी की, तो इसका इलेक्ट्रॉन है Ea और इसका इलेक्ट्रॉन अगर Eb है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन लेट मी से पॉजिटिव 1/2 है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव 1/2 होगा तभी ये वाले ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकेंगे। तो मतलब क्या है कि ये चीज़ अलाउड नहीं है और ये चीज़ भी अलाउड नहीं है अगर आप ओवरलैपिंग का कंसेप्ट लेके जा रहे हो। क्योंकि ओवरलैप करने के बाद होता क्या है, जैसे कि ये हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं 1 और 2, इन्होंने एक दूसरे को अप्रोच किया और जो हमने देखा कि नई अट्रैक्टिव फोर्सेस बनेगी और इनके ऑर्बिटल्स जो है वो कुछ ओवरलैप कर जाएंगे। लेट मी से ये वाला पार्ट, तो इस वाले पार्ट में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अगर इनकी ऑपोजिट स्पिन है फिर तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सेम स्पिन आ गई ऐसे, तो हमें पता है, हमने रूल पढ़ा था कि कभी भी दो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो ही नहीं सकते एक ऑर्बिटल में। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो आपका ओवरलैप जोन हो गया है, यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे या बनेंगे, पेयरिंग होगी, उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। एक बात तो आपने ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये है कि जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी, अब अगर आप इसको ओवरलैपिंग को यूँ कर दो, सपोज करो मैंने थोड़ा एरिया बढ़ा दिया, तो ये वाला बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कंपेयर टू दिस। तो जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड या कोवालेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। तो ये कहा जा रहा है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट में कि आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग तो होगी, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग इज़ नेवर पॉसिबल, ये कहानी है।
नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ी है बात वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर, वो है डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स। डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं बॉन्ड्स की किस तरीके से। हाँ जी, तो अब क्वेश्चन देखिए, बॉक्स में क्वेश्चन है वाई शेप ऑफ CH4 यानी कि मीथेन टेट्राहेड्रल है और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल हैं बोर्ड एंगल्स वो 109.5 डिग्री है। क्वेश्चन ये है कि जो शेप है मॉलिक्यूल्स की, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, जिसमें आपके पास दो से ज़्यादा आप कह लो कि एटम्स हैं, तो वहाँ पे जो शेप है वो एक पर्टिकुलर शेप क्यों है और उनमें जो एंगल्स है वो इस तरीके का एंगल क्यों है। देखिए अब क्या लिखा है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी वीबी थ्योरी एक्सप्लेन करता है क्या कुछ शेप, जैसे कि यहाँ पे शेप टेट्राहेड्रल है, फॉर्मेशन कैसे वो बना है, मॉलिक्यूल जुड़े हैं एटम्स एक दूसरे से, एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ बॉन्ड्स, और जो बॉन्ड बन रही हैं उनका डायरेक्शन, मतलब उनका जो उनके बीच में एंगल्स हैं, इन पॉलीएटॉमिक, पॉली मतलब जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं, जैसे कि मीथेन हो गया, अमोनिया, वाटर एक्सेट्रा। हमने हाइड्रोजन की बात की थी, ये डायटॉमिक है, दो एटम्स हैं, सिंपल है, कोई ज़्यादा इसमें आपको मतलब लीनियर आपका बन जाता है। लेकिन जो ये वाले एटम्स आपके मॉलिक्यूल्स हो गए, इसमें एंगल जो है वो अलग तरीके से फॉर्म हो रहा है। तो वही पूछा है कि इनकी जो शेप है, फॉर्मेशन है, जो डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ है, वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन करती है। और इसके लिए उसको दो चीज़ें चाहिए, एक तो ओवरलैप वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, जो भी हमने कुछ डिस्कस कर भी लिया कि जैसे हाइड्रोजन की दो एटम्स हैं वो पास आ रही हैं, तो उनके जो ऑर्बिटल्स हैं 1s जो है वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं। तो एक तो वो चीज़ हमें नॉलेज में चाहिए, और एक और चीज़ चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक एक बिल्कुल अलग टॉपिक है, जिसको हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद। तो जो वीबी थ्योरी है वो ये सब एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन इसके लिए उसको ओवरलैपिंग और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो हम लोग भी कहता है कि यही चीज़ क्लियर करेंगे। ओवरलैपिंग का कंसेप्ट पहले हमारी बुक में आ रहा है, तो ओवरलैपिंग की बात होगी, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक है वो कवर होगा। तो जब ये टॉपिक्स को कंबाइंड हम लोग करेंगे तो आप ये एक्सप्लेन कर पाओगे मीथेन की शेप यूँ क्यों है और एंगल ऐसे क्यों बन रहा है, अमोनिया में शेप वैसे क्यों है पिरामिडल और उसमें एंगल्स क्यों ऐसे बन रहे हैं, वाटर की शेप बेंट क्यों है और एंगल क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये चीज़ आप एक्सप्लेन करोगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंडर। लेकिन आपको दो टॉपिक्स की नॉलेज होनी ज़रूरी है, फर्स्ट इज ओवरलैप, अदर वन इज हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के सेशन में हम लोगों ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में एक बेस बना लिया है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको और अच्छे से पढ़ें, इसको समझें और इसको पक्का करें यहाँ तक, ताकि नेक्स्ट जब हम लोग लगाएंगे तो हम लोग उसमें करेंगे ओवरलैपिंग वाला कंसेप्ट। अब हम लोग यहाँ पे आ गए हैं कि कैसे शेप और एंगल्स को हम लोगों ने जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओवरलैपिंग का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में उससे पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक। तो आज आप मान के चलो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का बेस हुआ है। अगले सेशन में वी विल डू ओवरलैपिंग और फिर नेक्स्ट में हाइब्रिडाइजेशन। लेकिन आज के लिए इतना जो है वो ज़रूर अच्छे से डन करें, 2-4 बार पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, थोड़ा इंटरवल दे दे के समझते हुए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।